तो उम्मीद है कि हमें पूरी होते हुए नज़र नहीं आएगी। ऐसे हालात के अंदर हमारे पास दो ही रास्ते हैं। एक तो जो चल रहा है उसे खामोशी से सुन ले, देख ले, बर्दाश्त कर ले और मन में बैठ जाए। और दूसरा ये है कि अगर अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने इस राज्य से मोहब्बत करते हैं, महाराष्ट्र से अगर हमको प्यार है और ये जानते हैं कि हम सभी को साथ में मिलकर रखना है, तो ऐसे हालात के अंदर कहीं न कहीं जो गलत हो रहा है उसको उजागर करने की ज़रूरत है। सरकार, पुलिस और प्रशासन के ऊपर जो दबाव डालने की ज़रूरत है कि ये मुल्क कानून के हिसाब से चलेगा, ये मुल्क कायदे के हिसाब से चलेगा, ये मुल्क जमहूरी तर्ज के ऊपर अगर चलना है तो संविधान के हिसाब से चलेगा। कहीं गुंडागर्दी के हिसाब से किसी गलत तरीके से जो गुंडे वाली आज कर रहे हैं उनकी जो हौसले बढ़ते जा रहे हैं वो इसलिए बढ़ते जा रहे हैं कहीं न कहीं पीछे से सरकार को इनका समर्थन है, कहीं न कहीं पुलिस बंधे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें सामने लाने के लिए सरकार ने से चलाने के लिए ऐलान किया कि 23 तारीख को अपने महाराष्ट्र से हम लोगों से अपील किया है कि गाड़ियों के जरिए आप मुंबई पहुँचे। अब कब पहुँचना है, कैसा पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है, ये हम आपको आगे जब इसको तय करेंगे इसमें तो जानकारी देंगे। अब ये ज़रूरी है कि बताना कि हम मुंबई इस वजह से जा रहे हैं कि हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को संविधान की कॉपी भेंट करना चाह रहे थे। हो सकता है कि उनके ऑफिस में एक संविधान की प्रति जो है वो फ्रेम कर कर लगी हुई होगी, लेकिन मुख्यमंत्री साहब की नज़र उसके ऊपर कभी गई। हो सकता है कि उनके ऑफिस में कुछ जो किताबें रखी हुई होगी उसमें एक संविधान की कॉपी होती। हो सकता है महाराष्ट्र की पुलिस के कई अधिकारियों के पास ये संविधान की कॉपी उनके ऑफिस में मौजूद है, लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि ये देश चलेगा तो संविधान के हिसाब से चलेगा। हमारी नाराज़गी किस बात को लेकर है और सिर्फ मेरी नाराज़गी नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की नाराज़गी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ इस मुल्क के तमाम सेक्युलर लोग अपनी सेक्युलर सोच जो रखने वाले हैं उन्हें भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वे बोलने के लिए तैयार नहीं है, वे खड़े रहकर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। शुरुआत कहाँ से होती है तो यहीं पे एक रामगीर नाम का शख्स हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद इनके बारे में बयान देता है और इतना घटिया इन्होंने बयान देता है और उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब आते हैं। ये जानते हुए कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत गुस्से का माहौल है, लोग FIR रजिस्टर करवा रहे हैं, वो आकर उसकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे बाल को टूटता रखने यानी कि जो सोच उस रामगिरी की है वही सोच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की है, वही सोच देवेंद्र फडणवीस साहब की है, वही सोच अजित पवार साहब की है। क्योंकि सरकार के अंदर ये तीनों बैठे हैं और मुख्यमंत्री जब कोई स्टेटमेंट करता है तो वो अपनी सरकार की तरफ से करता है। यानी इसका मतलब साफ है कि हुजूर की शान के अंदर गुस्ताखी सिर्फ अकेले एकनाथ शिंदे साहब को नहीं की है, बल्कि उनके साथ देवेंद्र फडणवीस साहब ने की है, उनके पूरे मंत्रियों ने की है और उसी के साथ साथ अजित पवार साहब और उनके पूरे मंत्रियों ने जैसे बेवकूफ़ी के अंदर वो भी तकरीबन 60 FIR जो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के बाहर रजिस्टर किए गए, ये रामगिरी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो बहुत दूर की बात, सारी नोटिस भी उसको पहुँचाई नहीं गई और पहुँचाते भी कैसा, क्योंकि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हमारे बात उन्होंने आके कह दिया है कि हम तुम्हारे बाल को धक्का नहीं लगाने देंगे। अब कई सारे पुलिस ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना कर्तव्य निभाते हैं, उन्हें भी ऐसा लगा कि मैं कैसे कार्रवाई कर सकता हूँ, तो मुख्यमंत्री ने ही साफ तरीके से उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती और उसने ये कह दिया है कि भाई हम आपके बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। तो ऐसे हालात के अंदर या तो हम खामोश बैठ जाए या कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी का इजहार करें। हमने अपनी नाराज़गी का इजहार FIR रजिस्टर करवा के कर दिया। FIR रजिस्टर होने के बाद जब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही तो अदालत चले गए। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जब इसकी परमिशन लग रही थी तो जजेस ने ये कहा कि जब अदालत में ये बताया गया कि बहुत सारे लोग
आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, तो अदालत ने कहा कि क्या आप हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। और अदालत ने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि पुलिस वालों से जो साइबर सेल की मदद लो और वो जो क्लिप है वो क्लिप निकाल के रखे। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अदालत कम से कम ये कहेगा कि इतने सारे FIR रजिस्टर हुए थे, कहीं ना कहीं कोई अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस ने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने कार्रवाई करना चाहिए करके ये हम उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अदालत ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब हमारे सामने ये सवाल आ जाता है, हम चाहे तो सरकार के पास नहीं जा सकते क्योंकि सरकार ने तो ऐसे लोगों का समर्थन कर दिया है, पुलिस के पास नहीं जा सकते हैं क्योंकि पुलिस तो बिल्कुल अभी फिलहाल अंधा कानून जिस तरह से होता है उसका किरदार निभा रही है कि नहीं सरकार ने तो मेरे हाथ बांध दिए है, मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता करके। फिर अदालत से उम्मीद की जा रही है तो अदालत ने साफ कह दिया है कि तुम हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं और निकाल दो क्लिप निकाल दो। हम उम्मीद कर रहे थे अदालत ये कहता है कि नहीं पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह का कोई भी बयान किसी ने भी नहीं देना चाहिए। ये इस मुल्क की खूबसूरती है कि यहाँ पर अलग अलग जाति धर्म और मज़हब के लोग रहते हैं और पिछले 76 सालों के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने ये कहा है कि तुम मेरे धर्म के हिसाब से जीना सीखो, तुम मेरा धर्म मानो करके, और ना किसी ने ये कहा है कि तुम हमारे मज़हब के हिसाब से चलना। ये इस मुल्क की खूबसूरती है। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो यही बताया गया कि तुम्हारी मस्जिदें रहेगी, तुम्हारी मंदिरें रहेगी, गिरजाघर रहेगा, तुमको जिसकी पूजा करना है, तुम्हें जिसकी इबादत करना है तुम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो रहा हुआ है कि जहाँ पर आप एक मज़हब के बारे में कहेंगे कि नहीं ये मज़हब बहुत ख़राब है, घटिया है। ये अगर शुरू हो गया तो शायद इसका कोई अंत नहीं रहेगा। और जब ये रामगिरी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने कुछ अपने प्यादे मार्केट में छोड़े हुए कि वो जाए और पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर बस भड़काने का काम करे, और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी का एक नेता इस हद तक कह देता है कि हम मस्जिद में घुस के मुसलमानों को चुन चुन के मारे करके। कोई कार्रवाई नहीं, कोई अरेस्ट नहीं होता इसमें। आप क्या तसव्वुर कर सकते हैं कि यही स्टेटमेंट अगर इम्तियाज़ जलील की ज़बान से भी निकलता तो क्या पुलिस खामोश रहती? लेकिन इम्तियाज़ जलील कभी इस तरह का बयान देता ही नहीं क्योंकि मेरी तहजीब, मेरी संस्कृति मुझे इजाज़त नहीं देती, और उससे बढ़कर ये है कि मेरा मज़हब मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थानों के बारे में या किसी दूसरे धर्म के बेहुरमती करेंगे। ये मेरा मज़हब इजाज़त नहीं देता करके। हमने बहुत इंतज़ार किया और इंतज़ार करने के बाद हमें अब ऐसा लगा कि कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि बड़े बड़े नेता हमें देखकर हंस रहे हैं और हमें नाक चढ़ा रहे हैं कि क्या हुआ है कि 60 FIR रजिस्टर होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसका कोई अंत नहीं होगा। और जब एक नेता ही ऐसा कह रहा है तो उसका मानने वाले, उसके जो प्यादे होते हैं, उनकी हिम्मत कितनी बुलंद होने वाली है कि हो सकता है कि कोई सड़क चलता हुआ लड़का जो है वो किसी के धर्म के बारे में, किसी के नबियों के बारे में, किसी के देवी देवताओं के बारे में इसी तरह का बयान करेगा और उस वक्त वो यही कहेगा कि उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई की गई थी, तो मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों की जा रही है। इसका कोई एंड नहीं होगा। ऐसे हालात के अंदर हमने फैसला किया है कि हम अपनी नाराज़गी बताने के लिए, हुकूमत को बताने के लिए कि आपको अपना कर्तव्य याद दिलाना है हमें, तो इस वजह से हम 23 तारीख के दिन निकलने का फ़ैसला किए हैं। अलग अलग शहरों से लोग अपने तौर के ऊपर गाड़ियों में निकले मुंबई की तरफ। कौन सा रूट रहेगा, कहाँ से आना है, ये हम आपको बाहर जानकारी देंगे। आप सबसे ये अपील करते हैं हर गाड़ी के ऊपर तिरंगा रहना चाहिए ताकि हम एक पैगाम दे सके कि ये मुल्क जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा ही ये है। तो वो तिरंगा लहराते हुए अपने गाड़ियों के अंदर 23 तारीख के दिन हमको मुंबई की तरफ निकलना है। बहुत सारे लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं, ये रैली निकलना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग दबाव डाल रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है या तो अपने खामोश बैठ के सब बर्दाश्त कर ले, या कहीं न कहीं जमहूरी तर्ज के ऊपर डेमोक्रेटिक वे में हम अपनी नाराज़गी का इजहार करें। और वो इख्तियार मुझे उसी संविधान ने दिया है जिस संविधान के तहत मैं ये मुल्क और ये राज्य चलाना चाहते थे। तो हम कोई हुल्लड़बाजी नहीं करने वाले हैं, कोई हंगामा नहीं करने वाले हैं, कोई इस तरह का भड़काऊ भाषण नहीं करने वाले हैं, कोई हम ऐसा माहौल नहीं ख़राब करने वाले हैं। एक
शांतिपूर्ण तरीके से हम कम से कम ये दिखा रहे हैं कि इतने सारे लोगों ने जो एफआईआर रजिस्टर की है, अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम कहीं ना कहीं आके सरकार से कुछ सवाल करना चाहते हैं। हमने एक लेटर महाराष्ट्र के डीजी को भेजा है और उसके अंदर एक मांग की हुई है, और वो मांग ये है कि एक ऐसा कानून इस राज्य के अंदर बनना चाहिए कि जहाँ पर कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, कोई भी मज़हब का अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है अपने ज़बान के ज़रिए, किसी दूसरे धर्म की आलोचना करता है, उसकी बुराई करता है, उनके देवी देवताओं के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, सोशल मीडिया के ऊपर अगर वो गलत तरीके से कोई पोस्ट करता है, या अपने भाषणों के अंदर किसी मज़हब को टारगेट करता है, उनके नबियों को टारगेट करता है, हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर टारगेट करता है, तो एक कायदा होना चाहिए। क्योंकि आज जिस तरीके से नफ़रतों का बाज़ार गर्म कर दिया गया है, जाति धर्म और मज़हब की जो दीवारें बड़ी बड़ी खड़ी कर दी गई है, सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए वो दीवारें गिरनी चाहिए। तो ये कानून बहुत सख्त ज़रूरत है, हमने ये मांग की है। हम सरकार को भी उस दिन जो मेमोरेंडम देने वाले हैं उसमें ये मांग करने वाले हैं। ये कानून महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं पूरे देश भर में लागू होना चाहिए। तो मैं तमाम लोगों से, नौजवानों से, बुज़ुर्गों से ये अपील करना चाहूँगा कि 23 तारीख के दिन आपको हमारा साथ देना है, हम सब साथ में मिलकर जाएंगे। और हाँ, एक बात तो मैं साफ़ तरीके से ये बताना चाहता हूँ, ये कोई मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई कार्यक्रम है या हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, ऐसा नहीं है। बाहैसियत मुसलमान अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे हो, अजीत पवार की पार्टी हो, एकनाथ शिंदे के साथ भी है, कई सारे तो बीजेपी के साथ भी है, उन तमाम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बाहैसियत मुसलमान आपको इसके अंदर शामिल होना है। अगर वाक़ई में अगर आप ये मानते हैं कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अगर हमारे रसूलुल्लाह के ऊपर ही अगर इस तरह के अगर हमले अगर हो रहे हैं, गुस्ताखी अगर हो रही है, और आप अपनी सियासी दुकान सजा कर बैठे हुए हैं कि नहीं मैं इसके साथ कैसा जाऊंगा, तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप आइए, इसका नेतृत्व आप करिए, आप लीड करिएगा। मैं एक सामान्य एक मुसलमान की हैसियत से जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, आपके पीछे खड़े रहने के लिए तैयार हूँ। इसके अंदर कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं, आप कौन सी मिली तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं, आप रहिए वहाँ पर, आपको मुबारक है। आप किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं हमें कोई मतलब नहीं है, आप रहिए वहाँ पर, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आने की ज़रूरत है, और वही ज़रूरत को हम भागते हुए हमने 23 सितंबर का ये चलो मुंबई का नारा दिए हैं। मुझे यकीन है कि आप लोग उसके अंदर आएंगे। आगे जैसे जैसे जो भी डेवलपमेंट्स होने वाला है, हम उसकी जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। कई सारे लोग मुझे महाराष्ट्र से फ़ोन करते हैं और ये पूछते हैं कब निकलना है, कहाँ से आना है, कितने बजे आना है। तो मेहरबानी करके आप मुझे पर्सनल के अंदर फ़ोन ना करते हुए आपको जो भी जानकारी है तो सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक लाइव के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए आपको ये पूरी जानकारी दी जाने वाली है। तो मैं यही अपील करता हूँ कि एक बार मुत्तहिद होकर एक ताकत बनकर हमें खड़े रहने की ज़रूरत है, और यहाँ की हुकूमत को ये बताने की ज़रूरत है कि मुल्क चलेगा, राज्य चलेगा तो संविधान के हिसाब से, कायदे के हिसाब से, कानून के हिसाब से, ना कि गुंडागर्दी के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया।